नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार और 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 17 दिनों से देश के अलग अलग लोकसभा में जाकर सर्वे कर रही है और वहां के चाहे वो उद्योगपति हों, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों या फिर किसी भी क्षेत्र के सभी से बातचीत करके और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो चुनाव चल रहा है लोकसभा का, इसमें किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और किसकी बनेगी नई सरकार। हमारे साथ फरीदाबाद में पूर्वांचल के बड़े नेता समझे जाने वाले, जो कि न केवल फरीदाबाद पूरे दिल्ली एनसीआर में अपना पकड़ रखते हैं, आरसी चौधरी साहब हैं। ये उद्योगपति भी हैं और समाज के उन तमाम लोगों को हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं जो पूर्वांचल से हों या कहीं से भी उनके साथ अन्याय हो रहा हो या उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं, लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव में खास तौर पे फरीदाबाद में आपका बिजनेस भी है, फरीदाबाद में आपका रेजिडेंस भी है और हालांकि दिल्ली एनसीआर में हर जगह आप जाते आते रहते हैं। क्या लग रहा है जिस प्रकार से खास तौर पर फरीदाबाद में कांग्रेस ने महेंद्र प्रताप को उतार के ये सीट को बिल्कुल कांटे के टक्कर वाला बना दिया है, क्या लगता है? क्योंकि यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं उनके प्रति लोगों में बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता है। उनका आपस में मिलना जुलना, प्रॉपर्टी को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो, लोग उनसे खास तौर पर नाराज हैं और कई जगह ये भी कहा जा रहा है कि मोदी से कोई बैर नहीं, लेकिन कृष्ण पाल की खैर नहीं। जैसे कि राजस्थान में आज से 5-7 साल पहले चला था, वसुंधरा से मोदी से बैर नहीं और वसुंधरा की खैर नहीं। यही स्थिति यहाँ भी दिख रहा है, तो क्या इसका असर आपको लग रहा है? देखिए, जिस हिसाब से महेंद्र प्रताप जी को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिला है, उनका जो पकड़ है फरीदाबाद के जनता के ऊपर में, वो आज से नहीं शुरू से रहा है। शुरू से किशन पाल जब यहाँ उन्होंने अपनी राजनीति की वो शुरू की, उससे पहले किशन पाल से पहले महेंद्र प्रताप जी यहाँ पहले से जमे हुए हैं और अच्छे छवि के नेता माने जाते हैं। रही समीकरण, जातीय समीकरण, तो गुज्जर बहुल एरिया में जितनी पकड़ महेंद्र प्रताप जी का है, गुज्जर होते हुए भी किशन पाल जी का उतना पकड़ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ समीकरण इस बात पे भी निर्भर करता है कि कांग्रेस में ऊपर का नेतृत्व क्या। हाँ, अगर ये जीत जाते हैं तो ऊपर क्या। तो अगर कल को खुदा न खास्ता, मैं नहीं कहता, लेकिन अगर महेंद्र प्रताप हारते हैं तो अपनी वजह से नहीं, ऊपर के नेतृत्व के अभाव के वजह से उनकी सीट जा सकती है। बिल्कुल, मतलब कुल मिला के ये कि कांग्रेस का नेतृत्व और ऊपर जो उनकी नीति है, नेतृत्व के साथ में कांग्रेस की जो नीति है, इस कारण कहीं ना कहीं महेंद्र प्रताप जी के साथ निगेटिव पॉइंट है। बाकी अगर उम्मीदवार के तौर पर महेंद्र प्रताप कहीं ज़्यादा बेटर माने जा रहे हैं, कहीं ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं कृष्ण पाल गुर्जर पे। जी आगे तो वही किशन पाल जी का स्थिति ठीक विपरीत है। लोकप्रियता उनकी घटी है। अब इसका क्या क्या वजह है आपको बाकी लोगों ने बताया होगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। चाहे प्रॉपर्टी की आपने जिक्र करी, चाहे जो भी, तो इस वजह से उनकी छवि को यहाँ वोट कम मिलेगी। लेकिन ऊपर नेतृत्व जो है मोदी जी का, तो यहाँ की पब्लिक ये समझ रही कि हमें तो जिताना है मोदी जी को। यहाँ पे किसी को भी खड़ा करें वो, लेकिन हमें जिताना है मोदी, वोट बीजेपी को देना है। तो ये जो बात है, ये ही फायदा किशन पाल जी को होगा। ये प्लस पॉइंट किशन पाल जी के पास है कि मोदी जी के नाम पे लोग वोट आंख बंद करके जो देने वाले वोटर हैं, वो वोट कृष्ण पाल को जाएगा और जो पर्सनल छवि के नाम पर वोट देने वाले वोटर हैं, वो वोट स्पष्ट तौर पर महेंद्र प्रताप को जाएगा। एक और बात उठती है कि विकास क्या क्या हुआ है फरीदाबाद में, डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है फरीदाबाद में। अगर इसकी हम बात करें तो विकास तो कहीं ना कहीं दिख रहा है क्षेत्र में। विकास जैसे सबसे पहले तो आप मुंबई एक्सप्रेस वे आपके क्षेत्र से गुजर रहा है, आपका वेस्टर्न कॉरिडोर का ये रास्ता बन गया है, अभी एक गुड़गांव का रास्ता बन गया है, तो कई सारे जो डेवलपमेंट कार्य हैं वो तो हुए हैं। उसके साथ में ये भी कहें कि ये जो मुंबई कॉरिडोर को ये जो जोड़ा गया है कालिंदी कुंज से, वो भी ले लें कि एक मथुरा रोड हाईवे था ही,
दूसरा ठीक 1 किलोमीटर बाद फिर से ये जो आउटर रिंग रोड आप इसको कह लें, बाईपास कह लें, तो बाईपास वाला जो है वो भी वो नेशनल हाईवे बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब नेशनल हाईवे बन गया है, बिजली की व्यवस्था है ही, उद्योग भी आपके क्षेत्र में है, फिर भी यहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। बेरोजगार जो लोग नाराज हैं क्षेत्रीय सांसद से या बीजेपी से, उनके पास 3 नाराजगी की वजह है। एक तो बेरोजगारी बढ़ी है, दूसरा महंगाई, और तीसरा यहाँ के सांसद किसी के दुख सुख में उनसे ठीक से बातचीत नहीं करते हैं। ये 3 वजह जो है वो कृष्ण पाल गुर्जर के खिलाफ जाता है। आप क्या समझते हैं इसमें? देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी की बात है या यहाँ उद्योग धंधे पे जो संकट की बादल है, वो मैं आपको पिछले इंटरव्यू में एक बार कहा था 2022 में, जब खट्टर सरकार जी और दुष्यंत चौटाला जी ने एक बिल लाया था कि 75% 75% यहाँ के लोकल आबादी जो है उनको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दी जाए। उसी समय मैं विरोध किया था और 71 का आपको बंगाल की दृष्टांत बताया था कि बंगाल में किस तरह वहाँ की इंडस्ट्री सारे बर्बाद हुआ, जूट मिल सारे खत्म हो गए, सारे इंडस्ट्रीज वहाँ से पलायन कर गए, क्योंकि वहाँ यही इसी तरह की बातें बंगाल में शुरू हुई। नतीजा आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उस समय ये भी कहा था कि यहाँ के जो उद्योगपति हैं या तो पलायन करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये हाई कोर्ट से ये केस खारिज हो जाएगा। बेशक कहने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की चलेगी नहीं, और ये यहाँ के इंडस्ट्रीज के लिए ये फायदे की बात है। इंडस्ट्री के लिए भी और वर्कर के लिए भी, दोनों के लिए ये फायदे की बात है, और सुप्रीम कोर्ट इस पे जरूर कोई अच्छा निर्णय लेगी। अगर मान लीजिए हमें एक स्किल्ड बंदे चाहिए, तो यहाँ तो आपको पता ही है कि यहाँ के लोकल बंदे स्किल्ड के नाम पे कुछ भी नहीं, कहीं ट्रेनिंग नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। हमारे पास कुछ लोग आए थे पिछले दिनों कि जी हमें नौकरी पे रख लो, तो मैं कहा आपको काम क्या आता है? उन्होंने कहा कि ये काम तो कुछ नहीं आता है, तो हेल्परी में रख लो। तो मैं हेल्परी में तो आपको पता ही है यहाँ के 10,000 के आसपास में सैलरी मिलती है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, वो मैं दे सकता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, बहुत बढ़िया कहा कि साहब मैं तो 2 भैंस रखा हुआ है और इससे 2 घंटे सुबह मैं मेहनत कर लेता हूँ, 2 घंटे शाम कर लेता हूँ, और मुझे 500 रुपये डेली उससे मिल जाता है। तो मुझे तो घर बैठे 15,000 रुपये मिल जाता है, 10,000 रुपये क्यों मैं नौकरी करूँ? बिल्कुल, ये चीज है। लोकल जो हरियाणा के लोग हैं वो 10,000 में नौकरी कैसे कर पाएंगे, कैसे सरवाइव कर पाएंगे? 10,000 में उनका घर भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो ऐसे ही 10-15,000 20,000 लोग कमा लेते हैं, और भी कई काम है लोकल लोगों के पास। लेकिन जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनके लिए 10,000 रुपये काफ़ी होता है, और वो मेहनती होते हैं। अगर उनसे आप हेल्परी का काम लें तो वो सही तरीके से हेल्परी का काम करेंगे। अगर लोकल बंदे किसी गुजर को आपने हेल्परी में रख लिया तो वो काम कम करेंगे और धमकाएंगे और ज़्यादा अपने सहयोगियों को, अपने जो उनके सीनियर हैं या जो सहपाठी हैं उनको धमकाएंगे, और तो काम और डिस्टर्ब होता है। तो ये वजह है, और यही कारण था कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उस कानून को रद्द भी कर दिया था। तो देखिए, यहाँ फरीदाबाद में अगर विकास की बात करें तो विकास केवल और केवल जो पूर्वांचल से लोग यहाँ पे आए, वहाँ के जो सस्ते लेबर और मेहनती, ये 2 मिल करके जो यहाँ का विकास हुआ वो दिख रहा है। यहाँ इंडस्ट्रीज में कहीं भी चले जाएं आप, तो आपको 75-80% केवल यूपी बिहार के मजदूर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये हर बड़े शहर की बात आप कर लें, दिल्ली में आसपास कर लें, आप नोएडा की कर लें, मुंबई कर लें, चेन्नई कर लें, कहीं भी यूपी और बिहार के लोग इतने मेहनती हैं कि वो जहाँ भी गए हैं अपना जन्मभूमि के नाम पे तो जन्मभूमि को याद रखते हैं, लेकिन जहाँ भी गए हैं वहाँ कर्मभूमि को चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है, और जो भी नौकरी मिलता है उस काम को दिलो जान से वो पूरा करते हैं। और यही वजह है कि चौधरी साहब जैसे लोग आज से 30-40 साल पहले जब दिल्ली आए थे तो अपने जन्मभूमि को छोड़कर और यहाँ पे इन्होंने अपने कर्मभूमि में इतना मेहनत किया कि ना केवल अपने लिए बल्कि पूरे पूर्वांचल के लोगों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। दिल्ली एनसीआर में
चौधरी साहब का एक बड़ा नाम है पूर्वांचल के लोगों के तौर पर, पूर्वांचल के नेता के तौर पर जाने जाते हैं, समाज सेवी के तौर पर जाने जाते हैं और हर दुख सुख में ये उनके साथ खड़े मिलते हैं। चौधरी साहब और मैं कहूँगा, जी जी ये जो मिट्टी है फरीदाबाद की, ये इतना उपजाऊ है, फर्टिलाइज मिट्टी है कि इस मिट्टी को उद्योग के रूप में कोई अगर इसको प्रयोग करता है या किसी भी क्षेत्र में मेहनत करता है, सही मायने में अगर मेहनत करे तो जिस क्षेत्र में भी वो काम करेगा उसे बरकत, बरकत उसमें मुनाफा हर तरह से यहाँ होना की ही होना है। मिट्टी सपोर्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये है कि पिछला 2 चरण का चुनाव हो गया है। पहले चरण में शुरू में जो आंकड़ा आया उसमें लगभग 50% के आसपास था, दूसरे चरण में 60 से 59% के आसपास था। हालांकि चुनाव आयोग ने बाद में कहा कि सर्वर डाउन था और हमारा आंकड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जो भी बढ़ के भी आया है वो उसमें भी 1.5-2% का ही अंतर है। पहले जो चुनाव हुआ था 19 का या 14 का आप ले लीजिए, उसमें 70% 75% वोटिंग हुआ करता था। आखिर ऐसा क्या वजह है कि लोग वोट देने के लिए नहीं निकल पा रहे हैं, और आप क्या मैसेज करना चाहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से वोटिंग के लिए निकलें और अपने मत का अधिकार करें, मत का प्रयोग करें? क्योंकि अगर वो वोट नहीं डालेंगे तो ऐसे लोग भी चुन के जा सकते हैं लोकसभा में जो देश के लिए और इस समाज के लिए नुकसानदायक होगा। इस देश का दुर्भाग्य है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, जब इलेक्शन का समय आता है और इलेक्शन के दिन चूंकि स्कूल कॉलेज वगैरह बंद हो जाता है, तो स्कूल में जैसे छुट्टी लगी तो वोट देने की तरफ कम, ये होता है कि भाई 2 दिन की छुट्टी मिल गई है, चलो बच्चे के साथ कहीं घूम आते हैं। ये जो हम लोगों की सोच है इस तरह से, ये बहुत ही नुकसानदेह है। सरकार को कोई ना कोई ऐसे कानून बनाना चाहिए, और आपको पता ही है दुनिया में करीब करीब 14-15 कंट्रियों में ऐसा कानून है कि अगर आप वोट नहीं देते हैं तो बहुत सारे अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, और कर्तव्य यहाँ के लोग कितना समझते हैं। वहीं नीचे तबके के जो लोग हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करते हैं, बिल्कुल। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। अब अभी गर्मी की सीजन है, लोग गर्मी की वजह से वोट कम डाल रहे हैं। ये कोई मायने हुआ कि भाई 5 साल में आप एक दिन के लिए गर्मी और सर्दी देखोगे? बिल्कुल। और ये सुबह जल्दी चले जाइए, शाम को चले जाइए, अगर देश की अस्मिता का सवाल है आ जाता है। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूं, हाँ, जिसे भी देना हो वोट लेकिन जरूर देश के निर्माण में कितनी भागीदारी उन पार्टियों की होती है जो जीत कर आती है पार्टी। तो देश को चलाने के लिए जो वो नियम कायदे कानून जो भी बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है। और हम अगर ऐसे घर बैठेंगे तो ऐसे ही लोग चुन के आएंगे और संसद जाएंगे। जो उदाहरण है आपने देखा ही होगा कि संसद का जो पहले चलता था सत्र, उसमें जो आपस में डिस्कस होता था, और आज कितना स्तर गिर गया है। निम्न स्तर की बातें वहाँ संसद में होती है, और अब तो आपने देखा ही है कि मार कुटाई भी शुरू हो जाती है संसद के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के ये कहने की बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें, चाहे वो किसी भी पार्टी को डालें, चाहे वो अपना पार्टी अगर नहीं है नोटा पे डालना चाहें तो नोटा पे डाल दें, वोट जरूर डालें। बिल्कुल वोट जरूर डालें, वो अपना कर्तव्य का निर्वाह जरूर से जरूर करें। बिल्कुल। और इसी मैसेज के साथ आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत